नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अज्ञेय की अमर रचना नदी के द्वीप, भाग 9। दृश्यों का द्रुत परिवर्तन स्फूर्तिप्रद होता है शायद, लेकिन जहां उस परिवर्तन के साथ रागावस्थाओं का भी उतना ही द्रुत परिवर्तन हो वहां स्फूर्ति ही आवश्यक नहीं है। व्यक्ति चकित विमूढ़ होकर भी रह जाता है। काम के दबाव में उसका मन नौकुचिया अधिक नहीं भागा था, यो भी उसकी प्रवृत्ति पीछे देखने की नहीं थी। हठात कभी अतीत की किरण मानस को आलोकित कर जाए वह दूसरी बात है, पर श्रीनगर की झील और नौकुचिया का अंतर स्वयं मन पर चोट करता था। निस्संदेह श्रीनगर में सब कुछ बड़े पैमाने पर था, बड़ी चौड़ी उपत्यका, बड़े पर्वत श्रृंग, बड़ी झील, बड़े लोग, पर नौकुचिया एक सुंदर हरे निर्जन में जड़ा हुआ छोटा सा नगीना था, और यह जनाकीर्ण मग में आभूषणों से लदी बैठी पुंजचली स्त्री क्या हुआ अत्यंत सुंदरी है तो। पब्लिक फ्रेसेज इन पब्लिक प्लेसेस। उसे खुशी ही थी कि श्रीनगर में अधिक समय नहीं बिताना पड़ेगा। दिल्ली में ही रुके रह जाना बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो यहाँ वह घबरा जाता, और नौकुचिया के बाद तो 1.5 ही दिन उसे वहाँ लगा। इतने में उसकी तैयारी हो गई। यहाँ से घोड़ों पर सामान लद कर जाएगा पहलगांव, और वहाँ से तुलियन चौथे दिन पहुँच जाएगा। वह पहलगांव में प्रतीक्षा करेगा। तंबू पहलगांव से ही तुलियन ले जाने होंगे, उसके लिए उसने नए खानसामा को आगे भेज दिया था। लेकिन अपना आवश्यक सामान लेकर जब वह पहलगांव की मोटर पर पहुंचा तब अचकचा कर रह गया। मोटर के बानेट के सहारे रेखा खड़ी थी। मुस्करा कर बोली, नमस्कार। नमस्कार। तुम? मैं आपसे 1 दिन पहले यहाँ पहुँच गई, आप दिल्ली ही रह गए, मैं सीधी इधर चली आई। लेकिन आप भूलते हैं, मैं बांग्ला बोलने वाली कश्मीरिन हूँ, यहाँ किसी को पहचानती नहीं, पर मेरे रिश्तेदार और बुजुर्ग चारों ओर बिखरे पड़े हैं। पर मेरे जाने का कैसे पता लगा? मैं कल पूछने गई थी। यूं तो न भी जाती तो भी लग जाता। आप वैज्ञानिक यंत्रादि ले जाने का परमिट लेने गए थे, वह अधिकारी मेरे कुछ लगते हैं मामा वामा। भुवन हंसने लगा, क्योंकि इन सज्जन से बड़ी मनोरंजक भेंट हुई थी उसकी। वह मानते ही नहीं थे कि युद्धकाल में यंत्रादि लेकर कोई उत्तर के पहाड़ों में जा रहा है तो रूस से संबंध जोड़ने के सिवा उसका कोई उद्देश्य हो सकता है। फिर जब उसने कहा कि उसका काम कई विश्वविद्यालयों के काम से संबद्ध है, जिनमें कैम्ब्रिज और अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालय भी हैं, तो उन्होंने मान लिया कि वह ब्रिटेन का चर है। परमिट तो दे दिया, लेकिन बड़ी भेद भरी दृष्टि से उसे देखते रहे। फिर उसने कहा, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा था कि मैं स्वयं मिल लूंगी। तो तुम जा कहाँ रही हो? पहलगांव? जी, मैं कॉम्प्लीमेंट्स रिटर्न करने आई हूँ, पहलगांव तक पहुँचाने आई हूँ, तुलियन तक जाने को तैयार होकर अगर आप कहेंगे। यह मेरा प्रदेश है, आप मेहमान हैं। फिर सहसा गंभीर होकर कहा, आपका हर्ज तो नहीं होगा? मैं अभी लौट सकती हूँ, रास्ते में ही कहीं उतर सकती हूँ। इसका जवाब तो मैं दे चुका। क्या? पिछली भेंट का मेरा आखिरी वाक्य। विषाद की एक हल्की सी छाया रेखा के चेहरे पर दौड़ गई। फिर वह मुस्कुरा दी। हाँ, सो तो हूँ। अगली सीट भुवन की थी। उसने कहा कि रेखा वहाँ बैठ जाए, पर रेखा ने आग्रह किया कि वहाँ कोई बैठेगा तो भुवन, नहीं तो दोनों साथ बैठेंगे पहली सीट पर। वहीं वे बैठे। पामपुर अवंतीपुर के खुले प्रदेश के पास से मोटर बढ़ती चली। भुवन ने कहा, यही सब केशर का प्रदेश है न? हाँ, इसी से इसे कश्मीर कहते हैं, भारत में तो और कहीं होता नहीं। और पामपुर असल में पद्मपुर है। भुवन ने कहा, बंगालिन, अभी कश्मीर से तुम्हारा नाता छूटा नहीं? रेखा हंस दी। जो असंपृक्त हैं, उनका सब देशों से नाता है। तो तुम्हारे लिए सब जगह बराबर हैं। उस दृष्टि से हाँ, मेरे लिए महत्व है व्यक्तियों का, विशेष व्यक्तियों का। और एक अर्थभरी दृष्टि से उसने भुवन की ओर देख लिया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर रेखा ने पूछा, पहलगांव रुकोगे? सोचा तो था, पर अब नहीं। मुझे तुलियन पहुंचाने चलोगी ना? आप कहें तो।
और पहलगाम में टूथब्रश न मिलेगा, इसलिए मैं सब साथ लाई हूँ। सामान आने में 2-3 दिन लगेंगे ही, चल सकते हैं। पर पहलगाम से तुलियन सामान के साथ मैं स्वयं जाना चाहता हूँ। बाधा नहीं बनूंगी भुवन। जिस दिन सामान आवेगा उसी दिन चली जाऊंगी। बल्कि यह मेरा मतलब नहीं था। जानती हूँ, कहकर रेखा ने उसे चुप करा दिया। दृश्यों का द्रुत परिवर्तन स्फूर्तिप्रद होता है शायद, लेकिन जहाँ उस परिवर्तन के साथ रागावस्थाओं का भी उतना ही द्रुत परिवर्तन हो वहाँ स्फूर्ति ही आवश्यक नहीं है। व्यक्ति चकित विमूढ़ होकर भी रह जाता है। काम के दबाव में उसका मन नौकुचिया अधिक नहीं भागा था, यो भी उसकी प्रवृत्ति पीछे देखने की नहीं थी। हठात कभी अतीत की किरण मानस को आलोकित कर जाए वह दूसरी बात है, पर श्रीनगर की झील और नौकुचिया का अंतर स्वयं मन पर चोट करता था। निस्संदेह श्रीनगर में सब कुछ बड़े पैमाने पर था। बड़ी चौड़ी उपत्यका, बड़े पर्वत श्रृंग, बड़ी झील, बड़े लोग। पर नौकुचिया एक सुंदर हरे निर्जन में जड़ा हुआ छोटा सा नगीना था, और यह जनाकीर्ण मग में आभूषणों से लदी बैठी पुंचली स्त्री क्या हुआ अत्यंत सुंदरी है। तो पब्लिक फ्रेसेज इन पब्लिक प्लेसेस। उसे खुशी ही थी कि श्रीनगर में अधिक समय नहीं बिताना पड़ेगा। दिल्ली में ही रुके रह जाना बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो यहाँ वह घबरा जाता। और नौकुचिया के बाद तो 1.5 ही दिन उसे वहाँ लगा। इतने में उसकी तैयारी हो गई। यहाँ से घोड़ों पर सामान लद कर जाएगा पहलगाम, और वहाँ से तुलियन चौथे दिन पहुँच जाएगा। वह पहलगाम में प्रतीक्षा करेगा। तंबू पहलगाम से ही तुलियन ले जाने होंगे, उसके लिए उसने नए खानसामा को आगे भेज दिया था। लेकिन अपना आवश्यक सामान लेकर जब वह पहलगाम की मोटर पर पहुंचा तब अचकचा कर रह गया। मोटर के बानेट के सहारे रेखा खड़ी थी। मुस्कुरा कर बोली, नमस्कार। नमस्कार। तुम? मैं आपसे 1 दिन पहले यहाँ पहुंच गई, आप दिल्ली ही रह गए। मैं सीधी इधर चली आई। लेकिन आप भूलते हैं, मैं बांग्ला बोलने वाली कश्मीरिन हूँ। यहाँ किसी को पहचानती नहीं, पर मेरे रिश्तेदार और बुजुर्ग चारों ओर बिखरे पड़े हैं। पर मेरे जाने का कैसे पता लगा? मैं कल पूछने गई थी। यूं तो न भी जाती तो भी लग जाता। आप वैज्ञानिक यंत्रादि ले जाने का परमिट लेने गए थे। वह अधिकारी मेरे कुछ लगते हैं मामा वामा। भुवन हंसने लगा, क्योंकि इन सज्जन से बड़ी मनोरंजक भेंट हुई थी उसकी। वह मानते ही नहीं थे कि युद्धकाल में यंत्रादि लेकर कोई उत्तर के पहाड़ों में जा रहा है तो रूस से संबंध जोड़ने के सिवा उसका कोई उद्देश्य हो सकता है। फिर जब उसने कहा कि उसका काम कई विश्वविद्यालयों के काम से संबद्ध है, जिनमें कैम्ब्रिज और अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालय भी हैं, तो उन्होंने मान लिया कि वह ब्रिटेन का चर है। परमिट तो दे दिया, लेकिन बड़ी भेदभरी दृष्टि से उसे देखते रहे। फिर उसने कहा, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा था कि मैं स्वयं मिल लूंगी। तो तुम जा कहाँ रही हो? पहलगाम? जी मैं कॉम्प्लीमेंट्स रिटर्न करने आई हूँ। पहलगाम तक पहुँचाने आई हूँ। तुलियन तक जाने को तैयार होकर अगर आप कहेंगे। यह मेरा प्रदेश है, आप मेहमान हैं। फिर सहसा गंभीर होकर कहा, आपका हर्ज तो नहीं होगा? मैं अभी लौट सकती हूँ, रास्ते में ही कहीं उतर सकती हूँ। इसका जवाब तो मैं दे चुका। क्या? पिछली भेंट का मेरा आखिरी वाक्य। विषाद की एक हल्की सी छाया रेखा के चेहरे पर दौड़ गई। फिर वह मुस्कुरा दी। हाँ, सो तो हूँ। अगली सीट भुवन की थी। उसने कहा कि रेखा वहां बैठ जाए, पर रेखा ने आग्रह किया कि वहां कोई बैठेगा तो भुवन, नहीं तो दोनों साथ बैठेंगे पहली सीट पर। वहीं वे बैठे। पामपुर अवंतीपुर के खुले प्रदेश के पास से मोटर बढ़ती चली। भुवन ने कहा, यही सब केशर का प्रदेश है न? हाँ, इसी से इसे कश्मीर कहते हैं। भारत में तो और कहीं होता नहीं। और पामपुर असल में पद्मपुर है। भुवन ने कहा, बंगालिन, अभी कश्मीर से तुम्हारा नाता छूटा नहीं? रेखा हंस दी। जो असंपृक्त हैं, उनका सब देशों से नाता है। तो तुम्हारे लिए सब जगह बराबर हैं। उस दृष्टि से हाँ।
मेरे लिए महत्व है व्यक्तियों का, विशेष व्यक्तियों का। और एक अर्थभरी दृष्टि से उसने भुवन की ओर देख लिया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर रेखा ने पूछा, पहलगाम रुकोगे? सोचा तो था, पर अब नहीं। मुझे तुलियन पहुंचाने चलोगी ना? आप कहें तो। और पहलगाम में टूथब्रश न मिलेगा, इसलिए मैं सब साथ लाई हूं। सामान आने में 2-3 दिन लगेंगे ही। चल सकते हैं, पर पहलगाम से तुलियन सामान के साथ मैं स्वयं जाना चाहता हूं। बाधा नहीं बनूंगी भुवन। जिस दिन सामान आवेगा उसी दिन चली जाऊंगी। बल्कि यह मेरा मतलब नहीं था। जानती हूं, कहकर रेखा ने उसे चुप करा दिया। दोस्तों, वीडियो के बीच में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अब तक का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही हाइप बटन दबाकर इस वीडियो को सपोर्ट करें। चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यदि 2 घड़ियों का जीवन कोमल वृंतों में बीते, कुछ हानि तुम्हारी है क्या? चुपचाप चुप पड़े जीते, निश्वास मलय में मिलकर ग्रहपथ में टकराएगा। अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। आरंभ उत्साह से हुआ था, पर फिर मानो स्वर अनमने हो गए। फिर भी वह गाती रही। फिर गान रुक गया। रेखा ने कहा, भुवन क्षमा करो, वह उदासी मेरी अपनी है, गान की नहीं। पर और एक सुनाऊंगी थोड़ी देर बाद। भुवन उठा, चलो धूप में टहलें। रेखा भी खड़ी हो गई। लेकिन सूर्यास्त के पीछे नहीं दौड़ूंगी। वैसे इस ऊंचाई पर दौड़ भी नहीं सकती। भुवन ने कहा, तुम्हें तकलीफ तो न होगी रेखा। इतनी ऊंचाई पर काफी कष्ट भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, रेखा ने दृढ़ता से प्रतिवाद किया, मानो दृढ़ता से हृदगति का भी नियंत्रण हो जाता हो। दोनों झील से कुछ ऊंचाई पर समतल आगे पीछे टहलने लगे। दूर कुलियों का स्वर सुनाई दिया। रेखा ने कहा, अच्छा भुवन, फिर सही रात को आज तो पूर्णिमा होगी ना? सच? हाँ, आजकल में ही होनी चाहिए। अच्छा आओ तंबू की जगह ठीक करे पहले। तंबू भी लग गए घास वाली पहाड़ी पर। झुरमुट से आगे बड़ा तंबू रहने के लिए। झुरमुट से इधर जहाँ से नाला फूटता था उसके निकट एक छोलदारी सामान और खानसामा के लिए दूसरी रसोई घर की। दिन छिपते खानसामा ने चाय भी तैयार कर दी। भुवन ने कहा, इसी समय कुछ डिब्बे बिब्बे खोलकर खा लिया जाए, रात को और बनाने की जरूरत है क्या? रेखा ने सहमति प्रकट की। खानसामा को कह दिया गया। वह प्रबंध में लग गया। भोजन समाप्त होते न होते उसने कहा, हुजूर हुकुम करे तो चाय फिर दे सकता हूँ। भुवन ने कहा, अच्छा शुक्रिया, ठीक 9 बजे चाय दे देना। रेखा ने एक शाल कंधे पर डाल ली और कहा, मैं उस समय तक तंबू के भीतर नहीं आऊंगी। तो मैं ही कौन बैठ रहा हूँ। दोनों फिर बाहर टहलने लगे। दिन छिप रहा था, लेकिन छिपा ठीक नहीं, क्योंकि द्वाभा में एक आलोक के क्षीण होते न होते दूसरा उज्जवल हो गया। बड़े से चांद की चंद्रिका सारे वातावरण में फैल गई। दोनों किनारे किनारे बढ़ते हुए काफी आगे निकल गए। यहाँ पानी के बिल्कुल पास एक चट्टान पर बैठकर रेखा झुककर हाथ से पानी उछालने लगी। भुवन भी बैठ गया। पानी में हाथ उसने भी डाल दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसकी छलछलाहट बड़ी मधुर थी। ठंड, ऊंचाई और चांदनी से स्फटिक से निखरे हुए वातावरण में उसमें छोटे घुंघरुओं की सी रुनझुनाहट थी। अंग्रेजी हो तो माइंड करोगे? भुवन ने प्रश्न समझते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। रेखा गाने लगी, लव मेड ए जिप्सी आउट ऑफ मी। प्यार ने मुझे खानाबदोश बना दिया। भुवन ने आगे झुककर पानी में खेलता हुआ उसका ठिठुरा हुआ हाथ बाहर निकाल लिया, फिर छोड़ा नहीं। लव मेड ए जिप्सी आउट ऑफ मी। बाहर चांदनी थी, सुंदर शीतल, ठंड से जड़ित वातावरण। ऐसा लगता था मानो सारा दृश्य एक विशाल हिमशिला के अंदर बंधा हो।
और बाहर का प्रकाश उस शिला को जगमगा दे। परंतु फिर भी तंबू के भीतर की पीली रोशनी सुंदर और आकर्षक थी। 9:30 बजे थे। तंबू के निकट आते हुए दोनों ने देखा, भीतर सब सामान ठीक ठाक सज गया है। मेज पर लैंप के प्रभामंडल के छोर पर 2 प्याले रखे हैं और हरे रंग के तौलिए में लिपटी हुई चायदानी चापोची तो थी नहीं, और चाय गर्म रखने के लिए यह व्यवस्था की गई होगी। आगे एक और सफरी पलंग पर रेखा का बिस्तर बिछा था, 4 खाने नीले पलंगपोश से ढका हुआ। दूसरी ओर नीचे लकड़ी के बड़े पटरों पर भुवन का। ये पटरे उसने इसलिए मंगा लिए थे कि वर्षा में कदाचित यंत्रादि को फर्श से ऊंचा रखना पड़े। रेखा ने कहा, यह क्या बात है किफायत, या कि मेरा अतिरिक्त सम्मान? रेखा, खानसामा को तो एक ही खाट का पता था ना, और ये पटरे कम नहीं हैं, फिर मेरा हवाई गद्दा है, कहकर भुवन ने बिछौने का कोना उठाकर दिखा दिया। बल्कि मेरा किसी तरह कम सम्मान नहीं किया गया है, इसका प्रमाण यह है कि चाहो तो मैं बदल लेता हूँ। दोनों चाय पीने लगे। कुछ बिस्कुट भी ढके रखे थे। थोड़ी देर बाद भुवन बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। जाते हुए तंबू का पल्ला गिरा गया। रेखा ने इसका अभिप्राय समझ लिया। उसने कपड़े बदल लिए, भीतर जाकर मुंह हाथ धोया, फिर शाल लपेट ली और पल्ला उठाकर बाहर चली आई। भुवन कुछ दूर पर टहल रहा था, वहीं चली गई। थोड़ी देर साथ टहलता रहकर भुवन तंबू की ओर लौट गया। रेखा कुछ और आगे बढ़ गई, एक चट्टान पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने एक एक कांटा निकालकर जोड़ा खोला, बाल खोल डाले, फिर सिर को एक बार झटक कर उन्हें कंधों पर फैला लिया। फिर उसने चांद की ओर मुंह उठाकर आंखें बंद कर ली। उसका सारा शरीर शिथिल हो आया। ऐसा ही भुवन ने उसे लगभग घंटे भर बाद पाया। वह कपड़े बदलकर फिर लौटा नहीं था। यह सोचकर कि रेखा उसी के कारण बाहर रुकी है तो थोड़ी देर में स्वयं आ जाएगी, पर जब वह बहुत देर तक न आई तब वह देखने निकला। पहले एक बार यूं ही चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कहीं गति का कोई लक्षण नहीं देखा, सर्वत्र निश्चलता। तब वह आगे बढ़ा। जब उसकी आंखों ने सहसा रेखा का आकार पहचाना तो वह वहीं ठिठक गया। रेखा ठीक वैसे बैठी थी जैसे लखनऊ में उसने देखा था, शिथिल, शांत, दूर। और वह वैसा ही ठिठका रहता अगर यह न देखता कि रेखा की शाल उसके कंधों से गिर गई है और उसे होश नहीं है। कंधों पर का सफेद रेशम चांदनी में ऐसा चमक रहा है जैसे छोटे छोटे पंख। उसने शाल उठाते हुए कहा, पगली, चांदनी है, सब पी ना सकोगी। चलो, जमी जा रही हो ठंड से, ऐसे तो तुम ही चांदनी हो जाओगी। हाँ, बत्ती बुझा दो, पर पल्ला आधा खोल दो कि चांदनी दिखती रहे। भुवन ने एक और का पल्ला ऊंचा करके ऐसे बांध दिया कि ऊपर से खुला रहे। उससे चांदनी का एक वृत्त रेखा के पास फर्श पर पड़ने लगा। अभी थोड़ी देर में यह बढ़कर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना, रेखा ने कहा। आहा। भुवन लेट गया और उस खुली जगह में से बाहर आकाश देखने लगा। बहुत देर तक वह मुग्ध भाव से देखता रहा, कुछ बोला नहीं। न रेखा कुछ बोली। सहसा उसे ध्यान आया कि चांदनी का वह वृत्त उसके ऊपर आ गया है। तब यह देखने को कि रेखा जग रही है या नहीं, उसने उधर देखा। रेखा ज्यों की त्यों बैठी थी, चांदनी के प्रतिबिंबित प्रकाश में उसे देखती हुई। भुवन ने हड़बड़ा कर कहा, रेखा, ठिठुर जाओगी। रेखा ने जैसे सुना नहीं। भुवन ने उठकर उसके कंधे पकड़े, ठंडे जैसे बर्फ। बलात् उसे लिटा दिया, कंबल उड़ा दिए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। चेहरा भी बिल्कुल ठंडा था। उसने खाट के पास घुटने टेककर नीचे बैठते हुए रेखा के माथे पर अपना गर्म गाल रखा। उसका हाथ धीरे धीरे रेखा के कंधे सहलाने लगा। भुवन ने कंबल खींचकर कंधे ढक दिए। कंबल के भीतर उसका हाथ रेखा का वक्ष सहलाने लगा। सहसा वह चौंका। झीने रेशम के भीतर रेखा के कुचाग्र ऐसे थे जैसे छोटे छोटे हिमपिंड, और अब तक जड़ रेखा के सहसा दांत बजने लगे थे। पगली गली।
भुवन ने एकदम खड़े होकर एक हाथ रेखा के कंधे के नीचे डाला, एक घुटनों के उसे कंबल समेत खाट से उठाया और अपने बिछौने पर जा लिटाया। अपने कंबल भी उसे उठाए और उसके पास लेटकर उसे जकड़ लिया। सहसा रेखा ने बाहें बढ़ाकर उसे खींचकर छाती से लगा लिया। उसके दांतों का बजना बंद हो गया, क्योंकि दांत उसने भींच लिए थे। भुवन को उसने इतनी जोर से भींच लिया कि उन छोटे छोटे हिमपिंडों की शीतलता भुवन की छाती में चुभने लगी। फिर स्निग्ध गरमाई आई। भुवन ने धीरे धीरे उसकी बाहुलता की जकड़ ढीली करके उसे ठीक से तकिए पर लिटा दिया और हाथ से उसकी छाती सहलाने लगा। चांदनी कुछ और ऊपर उठ आई थी। रेखा की बंद पलकें नए तांबे सी चमक रही थी। This thy stature is like unto a palm tree, and thy breasts two clusters of grapes. I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof. Now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples. यह तुम्हारा कलेवर खजूर के तरु की भांति है, और तुम्हारे उरोज 2 अंगूर गुच्छों से। मैंने कहा, मैं खजूर के तरु के समीप जाऊंगा और उसकी शाखाएं गहूंगा। तेरे उरोज अंगूर गुच्छों से होंगे और तेरे नासापुटों की गंध से बुनसी। सहसा भुवन ने कंबल हटाया, मृदु किंतु निष्कंप हाथों से रेखा के गले से बटन खोले और चांदनी में उभर आए उसके कुचों के बीच की छायाभरी जगह को चूम लिया। फिर अवश भाव से उसकी ग्रीवा को, कंधों को, कर्णमूल को, पलकों को, ओठों को, कुचों को, और फिर उसे अपने निकट खींचकर ढक लिया। सालोमन का गीत उस घिरे वातावरण में गूंजता रहा। I sleep, but my heart waketh. It is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled, for my hair is filled with dew, and locks with the drops of the night. मैं सोती हूँ, पर मेरा हृदय जागता है। मेरे प्रियतम का स्वर दस्तक देकर कहता है, खोलो मेरी सगी, मेरी प्रिया, मेरी पंडुकी, मेरी अक्षता। मेरे बाल रात के ओस बिंदुओं से भीग गए हैं। भुवन ने अपना माथा रेखा के उरोजों के बीच में छिपा लिया। उनकी गरमाई उसके कानों में चुनचुनाने लगी। फिर उसके ओठ बढ़कर रेखा के ओठों तक पहुँचे, उन्हें चूमकर प्रतिचुंबित हुए। My beloved is mine, and I am his. He feedeth among the lilies. प्रियतम मेरा है, मैं उसकी हूँ, पद्मवन में वह विहार करता है। क्यों भुवन के ओठ शब्दहीन हो गए हैं, स्वरहीन हो गए हैं? क्या वह गीत के ही बोल स्वरहीन हिलते ओठों से कह रहा है या कुछ और कह रहा है? रेखा, आओ। I rose up to open to my beloved, and my hands drops with myrrh, and my fingers. मैं प्रिय की ओर उमंग कर खिल गई, मेरे हाथों से अगुरु झरने लगा। चांदनी बहुत है, सब पी ना सकोगी, ऐसे में तुम ही चांदनी हो जाओगी। और तुम भुवन, तुम भी, लेकिन जमकर नहीं, द्रवित होकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।